यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप अपने आप से कंप्लीटली ईमानदार रहें। खुद को तो झूठ मत बोलिए कि मैंने पढ़ाई कर ली है। दूसरे को चाहे आप बोलते रहें, खुद से कभी झूठ मत बोलिए, वरना ये एग्जाम ऐसी है कि ये आपको गिरा गिरा के फिर गिराएगी। तो वो आदमी वही खड़ा हो सकता है जो खुद से ईमानदार रहेगा। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 459 हासिल करने वाले टी प्रतीक राव जी। वेलकम सर टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सो मच दिव्यांशी, एंड थैंक यू टू स्टडी आईक्यू ऑल्सो। मैं प्रतीक जी के बारे में बता दूं तो ही इज ऑलरेडी एन आईआरटीएस ऑफिसर एंड नाउ ऑल सेट टू बिकम आईएएस। सर, शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी, आपकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा हम सभी को बताएं। जी, तो बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। मैंने एनआईटी सूरतकल से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था, कंप्यूटर साइंस में। I went on to do my MBA from IIM Calcutta, and then I worked with CRISIL Limited for 1.5 years. During this period, I realized, the corporate lifestyle is something I might not be suitable to, or it might not be suitable to me. और ये एक मेरा प्रोफेशनल एक रीजन था to come into the services. And on a personal level, my late father, Mr. T. Dharma Rao, was also an IAS officer. So I had seen the lifestyle, I had seen the work life of an IAS officer right from the house, and the level of impact they can do on the ground. And I naturally very easily gravitated towards this, और मुझे लगा कि यही करना चाहिए। तो यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। 2017 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, और उसके बाद मैंने टोटल 4 अटेम्प्ट दिए। पहले 2 अटेम्प्ट में आई मिस द लिस्ट बाय वेरी फ्यू मार्क्स, और आखिरी 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। लास्ट टाइम आई वाज अवॉर्डेड IRTS, एंड इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलॉट करी जाएगी। तो ये शॉर्ट में मेरी एक यूपीएससी जर्नी थी, एंड इट हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट वी कैन टॉक। हम इस पे और बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बिल्कुल सर, हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, हर अटेम्प्ट में खुद को पिछले वाले अटेम्प्ट से बेहतर बनाया, और ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी, इट विल प्रूव अ ग्रेट मोटिवेशन टू देम। सर, हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर बीइंग एन आईआरटीएस ऑफिसर और उसके बाद फिर प्रिपरेशन करना? देखिए, जब आप व्हेन यू गेट इनटू अ सर्विस, आपको एक सर्विस मिल जाती है, चाहे आपकी टॉप प्रेफरेंस ना हो। बट जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो इंटरव्यूज दिए हैं, उन्हें ये पता होगा कि एक जो हम यूपीएससी की फाइनल लिस्ट होती है, उसको द होली पीडीएफ बोलते हैं। तो उसमें जब आपका लिस्ट में एक बार नाम आ जाता है, इट इज़ अ ग्रेट रिलीफ टू नो दैट आपका एफर्ट रिवॉर्ड हुआ है। आपने जितनी सालों की मेहनत करी है, चाहे 1 साल 2 साल, वो रिवॉर्ड हो रही है। तो वो रिलीफ ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है कि आप आगे पुश करें। दूसरा ये भी है कि जब आप सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, तो काफ़ी सारी सर्विस रिलेटेड इंट्रिकेसीज आपको पता लगती हैं, कैसे चीज़ें काम होती हैं गवर्नमेंट में। आप थोड़ा सा और क्लोजली देख लेते हैं। कुछ लोग जो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके लिए तो और एक वे होता है कि वो पूरा एक सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है उसको जान पाएं, ग्राउंड वर्क करें। और उस बेसिस पे आप एक अटेम्प्ट ऑफ कोर्स बेटर लिखेंगे, बिकॉज आप सिविल सर्विस के पार्ट होके अगर सिविल सर्विस के बारे में एग्जाम लिख रहे हैं, यू विल बी बेटर इक्विप्ड। और एक कॉन्फिडेंस जरूर रहता है, स्पेशली जब आप इंटरव्यू जा रहे होते हैं। तो हैविंग अ सर्विस, एक सर्विस आपके पीछे होने से यू आर गोइंग इन विथ नो होल्ड्स बार्ड। आप बिल्कुल खुल के जाते हैं, और आई थिंक जब अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ ट्रूली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो चांसेस बेटर होते हैं कि हम स्कोर अच्छा करें। सर, अगर हम 4 अटेम्प्ट की बात करें तो किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई? जैसे आपने कहा कि पहले 2 अटेम्प्ट में यू मिस द लिस्ट बाय सम मार्क्स, लेकिन जो तीसरा और चौथा अटेम्प्ट 2020 वाला है, इवेंचुअली यू हैव मेड टू द फाइनल लिस्ट विद द प्रेफरेबल सर्विस यू हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट। तो हम उसकी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं डेंगू की वजह से, तो एक्चुअली 10-15 दिन तक मेरी पढ़ाई बीच में डिस्टेबलाइज हुई थी। मैं कुछ टाइम हॉस्पिटलाइज भी था। तो बट ये हुआ कि मेरे आसपास के लोगों ने बोला कि आप मेंस लिखिए, चाहे प्रिपरेशन ना हो, बट गो एंड राइट इट। और जब मैंने लिखा एंड आई क्लियर्ड मेंस, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं बीच में ऐसे हर्डल्स आने के बाद भी, 20-25 दिन की पढ़ाई छूटने के बाद भी, अगर मेंस क्लियर हो सकता है, तो आप डेफिनेटली, अगर आप पूरा एक प्रॉपर एफर्ट लगाएंगे विदाउट एनी हर्डल्स, सो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। तो वो पहला मोटिवेटर था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यूज तक पहुंचा था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ये पता था कि इंटरव्यूज के साथ सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम है, बिकॉज आई न्यू कि मेरा एफर्ट एट पार नहीं था।
बट जब मैं लिस्ट के बहुत पास था, मैंने कुछ 20-25 मार्क्स से लिस्ट मिस करी होगी, तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये एग्जाम अनअसेलेबल नहीं है। जो एक बहुत बड़ा एवरेज टाइप का लगता है एग्जाम की कोई स्केल नहीं कर पाएगा, वैसा नहीं है। तो देन फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने एक फुल हार्टेड अटेम्प्ट दिया था, जहां मेरा 3 या 4 मार्क्स से लिस्ट मिस हुई थी। और मेरे साथ पॉजिटिव ये था कि मैं हर बार इंटरव्यू पे आके रुकता था, तो मुझे दूरी बहुत कम दिखती थी कि अब इतना ही और का कवर करना है। और जब भी नहीं होता था तो दुख कम समय के लिए होता था, बट एनालिसिस उससे ज़्यादा होता था, क्योंकि गलतियां बहुत ग्लेयरिंग कभी कभी दिख जाती थी। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप अपने एफर्ट से खुश हो जाएंगे पूरा, और आपने ये सोच लिया कि मैंने अपना 100% इस बार दिया है, उस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आपने एक जेन्युइन आपने एफर्ट दिया है। तो ये मैंने अपने आसपास के बहुत दोस्तों के साथ देखा है, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो वो मुझे कभी फीलिंग दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं आई थी कि मैंने अपना पूरा अटेम्प्ट जितना मैं दे सकता था दिया है। और थर्ड में मुझे वो फीलिंग जरूर आई थी कि आई हैव डन पॉसिबली द बेस्ट आई कुड हैव। एंड 10 मुझको वो सिलेक्शन मिला था पिछले साल, बट फिर एक वो लग गया कि अच्छा, अब लिस्ट में ऊपर जाने की एक जद्दोजहद है जो पूरी करनी है, और उसमें कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट्स मुझे पता थे जो मैं कर सकता हूँ। फाइनल अटेम्प्ट जो मेरा 2020 सीएसई का अटेम्प्ट था, उसमें आई विल टेल यू समथिंग्स वेरी फ्रैंकली कि मेंस के बाद से पढ़ाई होना बहुत कम हो गई थी। इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए तो हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, तो उन ग्रुप्स के चक्कर में हमारी पढ़ाई अच्छी रही। बट जिस दिन इंटरव्यू खत्म हुआ, और जनरली बहुत कम समय होता है इंटरव्यू प्रीलिम्स के बीच में, तो आप 1.5-2 महीने पढ़ाई करते हैं प्रीलिम्स की, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही थी। माय बॉडी एंड माइंड हैड गिवन अप, और उन्होंने ये इंटरनली शायद मुझे ये रियलाइज हो गया था कि दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल आई कुड डू, इससे ज़्यादा एफर्ट मैं शायद ना दे पाऊँ। तो वो रिजल्टेंट वही रहा कि मुझे थैंकफुली अब फिर से प्रीलिम्स नहीं लिखना पड़ा। सो ये ऐसी जर्नी थी, बट एक कांस्टेंट मोटिवेटर ये होना चाहिए कि आपने अपना पूरा एफर्ट दिया कि नहीं दिया। हैव यू डन जस्टिस टू योर स्टडीज? उतना कर लिया, फिर सिलेक्शन हो ना हो, कौन सी सर्विस मिलती है, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। बिकॉज एग्जाम इतने लोग लिख रहे हैं, या अनसर्टेनिटी इतनी है, सीट्स इतनी कम है। तो आपने जैसे बताया कि हर एग्जामिनेशन के बाद जो डिस्टेंस लगती थी वो कम लगती थी, एनालिसिस में आप ज्यादा समय व्यतीत करते थे, और शायद एक बहुत बड़ा फैक्टर वही रहा है हर अटेम्प्ट में आपने जिस तरीके से प्रोग्रेस किया। तो ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है, जिस तरीके से आपने अपनी गलतियों को समझा, उसको रेक्टिफाई किया, अगर वो हमारे साथ आप शेयर कर सके। जी देखिए, एनालिसिस, तो हम लोग इंजीनियर्स जो होते हैं, और स्पेशली कैट के बाद, यू गेट वेरी यूज टू डूइंग एनालिसिस। बहुत इंट्रिकेटली आप करते हैं, चीज़ों में घुस के करते हैं। सो मैं क्या करता था कि मैं अपने हर प्रीलिम्स के बाद, एक तो मैं प्रीलिम्स के मॉक्स लिखते वक्त भी बहुत रिगरस एनालिसिस करता था कि मेरे पहले जैसे 3 राउंड में हम प्रीलिम्स में मैं सॉल्व करता था, बहुत लोग एक राउंड भी करते हैं। तो पहले वो क्वेश्चंस करें जो आपको पूरे आते हैं, दूसरे फिर ये करें जो आपको हाफ एंड हाफ चांसेस हैं 2 ऑप्शंस के बीच में, फिर 3 ऑप्शंस के बीच में, फिर प्योर गेसिंग। तो आई यूज टू मेक अ टेबल जिसमें मैं अपने सारे मॉक्स के मार्क्स, हर राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से रॉन्ग और राइट कितने हैं, ये पूरा एक ग्रिड बनती थी। और चाहिए तो मैं आपके साथ बाद में शेयर भी कर सकता हूँ एक स्क्रीनशॉट उसका। तो उससे क्या रहता था कि एक आपको स्वीट स्पॉट पता लग जाता है कि 85 to 90 क्वेश्चंस में मैं पीक कर रहा हूँ इन माई मार्क्स, और गेस वर्क में कितने गेस वर्क में मेरा ठीक जा रहा है, उसके ऊपर भी मार्क्स कम हो रहे हैं, उसके नीचे भी कम हो रहे हैं। तो जब डेटा आपकी आंखों के सामने होता है ना, तो आप जब प्रीलिम्स लिखने जाएंगे, आई न्यू कि मुझे 85 to 90 करना है। वो कभी कभी 92 चला जाएगा, 93, गिवन ऑन द डे पेपर बहुत टफ आ गया तो आपको थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, उतनी 5% की फ्लेक्सिबिलिटी आप रखते हैं। सिमिलरली इन मेंस, तो इमिडिएटली आफ्टर मेंस, मैं मेंस GS1 GS2 हर पेपर के बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के खाना खा रहा होता था 2 पेपर्स के बीच में, मैं एक ऑडियो नोट बनाता था कि इस एग्जाम में क्या क्या गलतियां हुई हैं और मैंने क्या क्या किया है। और मेंस खत्म होने के इमीडिएटली बाद 2-3 दिन में उन ऑडियो नोट्स को सुनकर एक एनालिसिस बनाता था कि इस पेपर में इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स आने के चांसेस हैं, और एक लेट्स से लोअर साइड स्कोर, एक आपका प्रैग्मेटिक स्कोर, और एक हायर साइड स्कोर बना के रखता था, और इससे एक मार्क्स का रेंज कैलकुलेट करता था कि हर पेपर में, हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ सकते हैं। और वो जनरली सही रहा है। मतलब मेरे चारों अटेम्प्ट में मेरा जितना एनालिसिस रहा है, अगर आप थोड़ा रिगरस रहेंगे, थोड़ा मेहनत करके उसको कर लेंगे, तो फिर इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पता लग जाता है कि कहाँ इम्प्रूव करना है। जैसे मुझे बहुत क्लियरली पता लग गया था अपने 2 मेंस के बाद कि मेरा GS1 में बहुत गैप है, मेरे मॉडर्न हिस्ट्री में कम मार्क्स आ रहे हैं, और मेरे सोशल इश्यूज मैंने
ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो देन आई स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन दैट मेरे थर्ड अटेम्प्ट में, जहाँ की वो 10-15 मार्क का बूस्ट GS1 में आ गया था। तो वहाँ बढ़ गया, फिर मुझे लगा कि अच्छा ऐसे बच गया, तो फोर्थ अटेम्प्ट में फिर मुझे लगा ऐसे इंप्रूव करना चाहिए, बिकॉज बाकी सब ठीक चल रहा है। तो फिर ऐसे पे फोकस किया, इस साल ऐसे में अच्छे मार्क्स आ गए। तो सिंस आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो कभी कभी टाइम लग जाता है। मैं 2 अटेम्प्ट का सोच के आया था, लग गया 4, बट इफ यू आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग तो आई थिंक आप खुद से भी खुश रहेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, आप इम्प्रूव ही तो कर रहे हैं। जब अपने बेस्ट एफर्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर उसके बाद भी सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज, वो तो आपके हाथ में नहीं है। बट हाँ, ये छोटी छोटी चीजें एनालिसिस आप करते रहें, बट ज्यादा एनालिसिस ना करें। कुछ लोग स्ट्रैटेजाइज बहुत करते हैं, पढ़ते कम है। कि स्ट्रैटेजी बना लिया, 3 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद नहीं किया, ये नहीं करना है। थोड़ा बहुत एनालिसिस करते रहें कंटिन्यूअसली, एक अपने आप को फीडबैक लेते रहें, 1-2 मेंटर्स रखें, सीनियर्स। मैं ये भी करता था कि मेरे, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे 2 बहुत करीबी दोस्त इस प्रोसेस में मेरे साथ ही पढ़ रहे थे, और दोनों IAS IPS में सिलेक्ट हुए हैं, एंड दे वर ऑल्सो वेरी सीरियस कैंडिडेट्स। और वो मेरे से प्रोसेस में 1-2 साल सीनियर थे। तो मैं उनसे हमेशा गाइडेंस लेता था, उनकी गलतियों को मैं रिपीट नहीं करता था, और मेरे जितने अब जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, तो उनको मैं ये बता के रखता हूँ कि आप मेरी गलतियां ना रिपीट करें। तो ये एक चीज़ है जिससे भी आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। तो 1-2 मेंटर्स जरूर बना के रखें जो आपको सीरियस और ट्रूथफुल आपको फीडबैक दें। सर, अगर हम आपके एस्से पेपर की बात करें तो यू हैव सिक्योर्ड वेरी गुड इन एस्से। तो मैं चाहती हूँ जो आपकी एस्से की स्ट्रैटेजी थी और आपने किस तरीके से अपने एस्से को स्ट्रैटेजाइज किया, वो सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, ऐसे तो एक्चुअली पहले 3 अटेम्प्ट्स में मैंने ऐसे में एवरेज स्कोर किए थे, और बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग IIM बैकग्राउंड, मुझे ये लगता था कि मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है, मैं लिख लेता हूँ। और मैं एसेज लिख के अपने पीयर्स को या कुछ मेंटर्स को दिखाता था, और उसी फीडबैक पे आई यूज्ड टू गो एंड राइट। मेरा ऐसे प्रिपरेशन रिगरस जरूर था, बट डायरेक्टेड नहीं था। रिगरस इन द सेंस कि मैं मेंस से, प्रीलिम से मेंस के बीच में जो 3 महीने होते हैं, उसमें मैं हर हफ्ते एक पूरा ऐसे लिखता था, विच इज 2 essays पर वीक, एंड देन इन ड्यूरिंग द वीक उसको एवेलुएट करता था। बट वो 120s 115s में ही स्कोर चल रहा था, 125s। तो इस बार मुझे ये लगा कि यहाँ स्कोप है, और ऐसे क्या है, 250 मार्क का ऐसे भी होता है, बाकी पेपर्स भी 250 मार्क के हैं, बट ऐसे में डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इवन द एवरेज इज हायर देन एवरेज ऑफ GS के पेपर्स। तो अगर आप थोड़ा एफर्ट मार दें और 15-20 मार्क का वहाँ बूस्ट मिल जाए, 15-20 मार्क इज लाइक 300-400 रैंक्स, दैट इज अ बिग बूस्टर। तो ये सोच के मैंने, आई जॉइंड अ मॉक टेस्ट सीरीज फॉर ऐसे दिस ईयर। एंड उससे क्या होता है, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो कोई अगर पेपर इवेलुएट करने वाला है सामने, आपको मार्क्स दे रहा है, फीडबैक दे रहा है रेड पेन से, तो आप ज्यादा सीरियस रहते हैं और ज्यादा अच्छा करने का ट्राई करते हैं, और फीडबैक भी स्पेसिफिक रहता है। तो वो एक चीज मैंने करी थी। दूसरा मैंने ये किया था कि जो ब्रॉड थीम्स होती हैं एसेज में, पिछले 8-10 साल के मैंने पेपर्स निकाल के थीम्स निकाल ली थी कि एजुकेशन, विमेन, हेल्थ, ये सारी थीम्स रिपीट होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इन थीम्स पे मैंने एक 1 to 2 पेजर डॉक्यूमेंट बना लिया था, जहां दैट वुड कंटेन एक कोट होगा, कुछ कोट्स होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ पर्सनैलिटीज होंगी, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ डेटा होगा, कुछ स्पेसिफिक बॉडी में आप कुछ 3-4 चीजें लिखनी ही हैं, तो उसका आप एक नोट बना लें बहुत ही शॉर्ट में। तो वो 25 पेज का, 30 पेज का एक नोट बन जाएगा, विच यू कैन रिवाइज इवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एसे। और आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि ये सब डेटा तो मैं डाल सकता हूँ। अब बेसिस जो प्रॉम्प्ट है, आप ऐसे को लिखेंगे, जो ऐसे का स्टेटमेंट है, उससे थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, बट एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके माइंड में है। सो वो इतना सब जो किया, उसके बाद इट इमीडिएटली जम्प फ्रॉम 120 एक्सेट्रा टू 147 दिस ईयर, विच इज पॉसिबली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। आई थिंक हाईएस्ट 154 है। तो अच्छा रहा, मतलब उससे काफी बूस्ट हो गया मार्क्स, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज गॉटन मी दिस सिलेक्शन एंड अ चेंज ऑफ सर्विस टू द प्रेफर्ड सर्विस आई वांट। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से आपने बताया कि थीम्स बना सकते हैं, थीम्स के पर 1-2 पेज के नोट्स बना सकते हैं, तो वो बहुत ही सेंस ऑफ रिलीफ हो सकता है, बिकॉज यू ऑलरेडी रेडीड द कंटेंट। और जब आप जी, एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स और वहां पे कनेक्टिंग डॉट्स के साथ आपको लिखना है। राइट, आपने सर 4 इंटरव्यूज दिए हैं। मैं चारों इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनमें हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इंटरव्यू बोर्ड कैसा होगा। और हमने कई बार ऐसा सुना है कि एक इंटरव्यू बोर्ड दूसरे इंटरव्यू बोर्ड से अलग भी होते हैं। देखिए, इंटरव्यू एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है।
और ये मैं आपके थ्रू एक कैविएट देना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स को। मैं बहुत बच्चे होते हैं जो पहले पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स में क्या करना है, फिर मेंस में क्या करना है, देन दे एक अच्छा इंटरव्यू कैसे होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस। डायरेक्टली ये ना सोचें कि मैं यूपीएससी इंटरव्यू में क्या करूँगा, बिकॉज मैं 4 साल से कर रहा हूँ एंड आई स्टिल डोंट नो उसमें क्या करना है। It's a very uncertain and a very subjective process, because बोर्ड अलग हैं। बोर्ड में 5 मेंबर रहते हैं, एक आपके यूपीएससी मेंबर होते हैं, 4 इनवाइटीज होते हैं। वो हमेशा चेंज करते रहेंगे, उनकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यूपीएससी जो नोटिफिकेशन निकालता है उसमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि वो इंटरव्यू में क्या 5 से 6 चीज़ें चेक करने वाले हैं। और ये पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं इनको, यूपीएससी इंटरव्यू नहीं बोलता। सो दे आर बेसिकली चेकिंग योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आप 1 साल में 2 साल में ज़्यादा चेंज नहीं होती, जो आपका बेसिक ढांचा है वो कंटिन्यू रहता है। और मेरे 4 अटेम्प्ट में मेरे 140 से लेकर 180 तक मार्क्स गए हैं, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहा है, जबकि मेरे इंटरव्यूज कुछ ना कुछ सिमिलर ही रहे हैं। सो इफ दिस इज अ बेसिक कैविएट आई वुड लाइक टू गिव पीपल, कि ये ना सोचें कि मैं इंटरव्यू में बहुत पढ़ के बहुत मार्क्स ले आऊँगा। क्योंकि कुछ लोगों के जो 190 टू 100 स्कोर कर रहे थे पहले, उनके 160 में भी मार्क्स आए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डे। आप कितना भी अच्छा करें, आपके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता। हैविंग सेड दैट, आई कैन टेक यू थ्रू कि क्या क्या हुआ। मेरा पहला इंटरव्यू जो था, आई वॉज वेरी न्यू टू द थिंग, एंड आई थिंक आई वॉज अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, गिवन कि मेरा मेंस, आपको जैसे मैंने बताया था कि मेंस के वक्त आई वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो पहले इंटरव्यू में आई गॉट अ 149 स्कोर, और उसमें इट वेंट इनटू अ स्ट्रेस इंटरव्यू, जहाँ की मैं थोड़ा बीच में अनश्योर सा था, और मैंने कुछ आंसर्स में आगे पीछे आंसर दिया था, तो उसकी वजह से वो डीरेल कर गया था। दूसरा इंटरव्यू जो था मेरा, उसमें मुझे 165 टाइप्स मार्क्स मिले थे, विच इज़ एवरेज। और उस इंटरव्यू में बिकॉज मेरे हॉबीज पे थोड़ी बात हुई थी। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मुझे गाना गाने को कहा गया था। मैंने इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट रूम में मैंने गाना गाया था। एंड सो जो एक मिथ होता है कि यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, और आधे ग्लास पानी को पूरा कैसे करोगे, ऑल दोस काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होता है। दे आर आपसे बहुत ही जेनरिक क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं वहां बैठ के, इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी सेफ मैनर। कोई प्रेशराइज वहाँ उतना ज़्यादा नहीं होता है, अनलेस आप प्रेशर में आ जाए, तो फिर वो थोड़ा बहुत आपकी गलती है। आपके प्रेशर को देख के वो मार्क्स कम करेंगे, आपके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, इतना फॉर श्योर है। मेरा थर्ड इंटरव्यू जो था वो बहुत ही स्मूथ था। इट वॉज कम्प्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड। मेरे डैफ जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उससे कुछ भी नहीं पूछा गया था, और उस इंटरव्यू में मेरे 180 आए थे। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट बिकॉज मेरे 2 इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं रहे थे, एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स थे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि थर्ड इंटरव्यू में करंट अफेयर्स बेस्ड ही था बहुत, और एक दो मेरी हॉबीज पे क्वेश्चंस थे। एंड द लास्ट इंटरव्यू वॉज वेरी लॉन्ग। इट वॉज आई थिंक अराउंड 40-45 मिनट्स, जिसमें 173 दिए थे मुझे। और इस इंटरव्यू में ये ज़रूर हुआ था कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, एज आई सेड। मेरे पीछे एक सर्विस थी, तो मुझे पता था कि नहीं भी हुआ तो आई हैव अ सर्विस टू गो विद। तो वो कॉन्फिडेंस रहता है आपके अंदर। और आई रियली इंजॉयड माई फोर्थ इंटरव्यू। फर्स्टली बिकॉज ऑफ जीरो स्ट्रेस। दूसरा ये था कि आई वॉज कम्प्लीटली बीइंग माई सेल्फ। थर्ड ये था कि मेरे इंटरेस्ट एरियाज में बात हो गई। तो आई मीन इन 45 मिनट इंटरव्यू मैंने रेलवेज पे आई थिंक 15 से 20 मिनट हमारी बात हुई है, और 10 मिनट के आसपास क्रिकेट पे बात हुई है। एंड वी वर डिस्कसिंग, मैं चेयरमैन सर के साथ जो कल एक मैच हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। सो इट वाज लाइक टॉकिंग टू अ सीनियर अबाउट क्रिकेट, सिटिंग इन अ फॉर्मल सेटिंग। तो इंटरव्यूज कैसे भी जा सकते हैं आप, अब क्रिकेट मैच डिस्कस करने के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये था। एंड ये 4 इंटरव्यू ऐसे हुए, और चौथे इंटरव्यू के बाद मुझे फीलिंग ये थी कि इसके बाद आई विल नॉट वांट टू रिटर्न to this building to give an interview again. तो I was very thankful, and I hope कि इंटरव्यू के लिए अगर किसी को भी मुझसे गाइडेंस चाहिए हो तो मैं आगे कर सकता हूँ। बट माई स्कोर्स आर नॉट वेरी हाई, बट वॉट आई हैव सीन इन द इंटरव्यू इज दिस कि इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम है। प्रिपेयर आपको ज़रूर करना है, इंटेंसिव प्रिपरेशन होती है 2-3 महीने की इंटरव्यूज़ के लिए। बट जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो प्रिपरेशन को भूल जाएं, अपने आप को याद रखें। आप जो पर्सनैलिटी है अगर वहाँ दिखाएंगे, आपकी यूनिकनेस अगर दिखेगी, तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक और चीज़ है कि जैसे हम लोग कोचिंग्स बहुत जाते हैं, कि मॉक इंटरव्यू दे देते हैं, यहाँ इंटरव्यू दे दिया। तो कोचिंग्स में क्या होता है कि दे गिव यू गुड फीडबैक,
बट फीडबैक के साथ बहुत जेनरिक फीडबैक भी मिलता है कि कोट का बटन ऐसे बंद करें, बैठते वक्त कोट का बटन खोल के बैठें, हैंड जेस्चर्स ना करें, सिर ना हिलाएं, आंखें नीचे ना करें, ऑल ऑफ दैट। अब इससे क्या है कि आपका फोकस फिजिकल जेस्चर्स पे पहुंच जाएगा, आपको जो बोलना है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पर फोकस नहीं रहता। एंड दिस आई कैन टेल यू इन एवरी इंटरव्यू, जो चेयरमैन होते हैं या होती हैं मैडम, उन्होंने ये पहले ही बार, मतलब पहला स्टेटमेंट ये होता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको ध्यान से सुनिए, और उसको जितना पिन पॉइंटेडली आप बता सकते हैं, विदाउट फ्लारी लैंग्वेज, विदाउट ग्लोरिफिकेशन, उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताना है। अगर मैंने ये पूछा कि A+B+C क्या होता है, तो उसका आंसर आप दें, चाहे एक वर्ड का आंसर हो, मगर वो आंसर टू द पॉइंट है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो नहीं आता है उसमें साफ मना कर दें, आप उनको ब्लफ नहीं कर सकते। वो वहाँ 30-30 साल के एक्सपीरियंस के 5 लोग बैठे हुए हैं, 150 साल का एक्सपीरियंस है उनका वर्किंग का, दे हैव सीन मेनी पीपल। एंड सम वन ऑफ द ओल्डर मेंबर्स जो यूपीएससी बोर्ड्स में बैठते थे, उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर मैं एट 25 की एज में मैं एक 5 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ, और अगर वो मुझसे झूठ बोलेगा, मुझे सीधा समझ में आ जाएगा। इट इज द सेम थिंग इफ यू आर टॉकिंग टू अ 60-65 ईयर ओल्ड, 5 of them, एंड यू आर ट्राइंग टू ब्लफ देम, यू कैन नॉट एस्केप देम, वो बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यू में ध्यान रख सकते हैं। बाकी जब लोग इंटरव्यू पहुंचेंगे, सो दे ऑटोमेटिकली, देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग, काफी कोचिंग्स क्लासेस कराते हैं, तो उससे आप काफी कुछ सीख जाते हैं। बट एक इंडिविजुअलिटी अपनी हमेशा बना के रखिए, वही मार्क्स लाएगी, बाकी सब चीजें थोड़ा बहुत आगे पीछे ऐड करेंगी, पॉलिश करेंगी, बट द कोर शुड बी यू। प्रतीक, आपने इनिशियली एक बात मेंशन की थी कि हम हमेशा जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं, लेकिन इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है और इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो ये अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। क्या साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रीलिम्स मेंस के साथ इंटरव्यू के लिए भी? मैं कहूँगा हाँ, बट इट इज़ नॉट अ स्टीरियोटिपिकल प्रिपरेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए, जैसे लोग बोलते हैं हमने 18 घंटे पढ़ाई करी, 20 घंटे पढ़ाई करी, वो सब एक्चुअल पढ़ाई जो होती है 8 से 9 घंटे की होती है। आपने भी जितने कैंडिडेट से पूछा होगा, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो यही बोले हैं कि 8 से 9 घंटे की कम से कम पढ़ाई होती है। उसके ऊपर इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू कि आप कब एग्जाम दे रहे हैं, क्या है। बट आपको 24 घंटे सोचना ये है कि मैं एग्जाम में और बेटर कैसे करूँ। तो वो 24 घंटे वाली पढ़ाई वो होती है कि आप कैब में बैठ के मॉल जा रहे हैं, आपको गंदगी दिखाई दे रही है, आपको मेट्रो दिखाई दे रही है, तो आप सोचें कि इसको मैं एग्जाम्पल की तरह कैसे यूज करूंगा, इसको मैं एथिक्स में एज ए केस स्टडी कैसे यूज करूंगा। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी ऐसी ही है। मुझे इट इज लिंक्ड टू योर एस्पिरेंट लाइफ। आपकी एस्पिरेंट लाइफ आइसोलेटेड, सेक्लूडेड, कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग नहीं हो सकती। अगर वैसी रहेगी तो आप बहुत जल्दी बर्नआउट कर जाएंगे। मेरा हमेशा ये मोटो था कि आप ट्राई टू लिव एन ऑफिसर्स लाइफ वाइल यू आर इन द एस्पिरेंट फेज। तो आपको, अगर आपकी हॉबीज हैं, मुझे गिटार बजाना गाना अच्छा लगता है, मैं वो करता था। जिमिंग है तो मैं वो भी करता था, मैं दोस्तों से मिलता था, बाहर घूमने भी जाता था, मैं फिल्म्स भी देखता था। बट उसको ऐसे आपको हैंडल करना है कि इसको कम रखना है, बाकी अपनी पढ़ाई का टाइम वक्त ज्यादा रखना है, और ये सब एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड रखनी है। जो एक चीज सिर्फ मैंने नहीं यूज करी थी वो सोशल मीडिया थी, जो कि मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया था, बिकॉज दैट वाज नॉट एडिंग वैल्यू। तो ये जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये अपनी पर्सनैलिटी को आप कंटिन्यूअसली होन कर रहे हैं। अगर आप हॉबीज में इंडल्ज कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, यूपीएससी के बाहर की लाइफ जान रहे हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, कोई कॉर्पोरेट में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई कहीं और काम कर रहा होगा, दे विल टेल यू थिंग्स जो आपको राजेंद्र नगर या इन एरियाज में रह के शायद ना पता लगे। तो ये पर्सनालिटी में ही ऐड कर रहा है आपकी। आप स्पोर्ट खेलते हैं, आप वहाँ पे किसी आपने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, सो ऑल ऑफ दिस विल टीच यू समथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, जो फाइनली रिफ्लेक्ट करेगा उस दिन। आपकी हॉबीज वहाँ डैफ में लिखी जाती हैं, उस पर बात होगी। और अगर आप वो एक्चुअली अपने प्रेपरेशन फेज में कर रहे हैं, तो आप बहुत क्लियरली और बहुत कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आई थिंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन ये है कि आप एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो हैं वो कंटिन्यूसली एस्पिरेंट लाइफ में भी इनकलकेट करें। व्हाट डू आई मीन बाय ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इज कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देखें या डिस्ट्रिक्ट एसपी को देखें, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए होता? क्या दे डोंट वांट टू गो एंड प्ले स्पोर्ट्स? वो फिल्म नहीं देखते क्या? बट उनके आप लोग बोलते हैं कि वो कितने बिजी हैं, उनकी इतनी बिजी लाइफ होती है। उतनी बिजी लाइफ में भी वो अपने फैमिली को टाइम देते हैं, अपनी हॉबीज परस्यू करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाकी सब करते हैं। तो आपको वैसी ही लाइफ एस्पिरेंट लाइफ में रेप्लिकेट करनी है टू अ रेस्ट्रिक्टेड वे।
और उससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म इस एग्जाम के साथ सस्टेन भी कर पाएंगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी, और आपके पास रिफ्रेशर्स भी रहेंगे जो आपको कंटिन्यूअसली हेल्प करते रहेंगे टू स्टे सेन इन दिस प्रोसेस। जैसे प्रतीक जी ने अभी मेंशन किया कि एग्जामिनेशन एक एवोल्यूशन है, और जिस तरीके से आपको भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ऑफिसर लाइक थिंकिंग प्रिपरेशन स्टेज में ही डेवलप करनी चाहिए, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड अप योर पर्सनालिटी, और वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने रिफ्लेक्ट भी करेगी। प्रतीक जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? और स्टडी आईक्यू हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। मैंने स्टडी आईक्यू के ज्योग्राफी में स्पेशली मैप्स को काफ़ी रेफर किया था, और अपने चारों अटेम्प्ट में मैंने उनके मैप्स को देखा था, बिकॉज आई फाउंड देम टू बी वेरी रेलिवेंट, वेरी अपडेटेड, और करंट से रिलेट करके दे यूज्ड टू गिव अ बुकलेट और अ प्रेजेंटेशन फॉर मैप्स, जो मुझे काफ़ी हेल्प करता था टू कवर द करंट रिलेटेड ज्योग्राफी एस्पेक्ट्स। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक देम, एंड आई होप दे डू वेल इन द फ्यूचर। वी आर ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। आप कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? देखिए, एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन वीडियोस कम देखें, अपने आप से मोटिवेशन लें सबसे पहले। मुझे ना सुने, किसी और को ना सुने। दिस एग्ज़ाम इज़ अ वेरी सॉलिटरी एग्ज़ाम, और जो आदमी ग्रेजुएशन करके एग्ज़ाम लिखने आ रहा है, उन्होंने बेसिक पढ़ाई कर ली है। आपके पास अपना दिमाग है, उसको यूज़ करके, स्ट्रैटेजाइज करके, एनालाइज करके एग्ज़ाम को देखेंगे, एग्ज़ाम को समझेंगे, तो आप यूनिक रहेंगे। आपके आंसर्स आपकी यूनिकनेस, ओरिजिनलिटी रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो यूपीएससी में रिवॉर्ड होता है। टॉपर्स टॉक ज़रूर देखें, बाकी सब चीज़ें ज़रूर देखें, ब्लॉग्स जाके देखें, बट टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और रादर अ कटोरी ऑफ सॉल्ट। आप उसको ऐसे देखें कि अच्छा, इसमें से मेरे काम का क्या है, वो निकालें, और आपकी स्ट्रैटेजी आपके पढ़ने के स्टाइल से जो सूट करता है उसको लें और आगे बढ़ें। किसी पे कंप्लीटली रिलाई ना करें। दूसरा ये कहूँगा कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप अपने आप से कंप्लीटली ईमानदार रहें। खुद को तो झूठ मत बोलिए कि मैंने पढ़ाई कर ली है। दूसरे को चाहे आप बोलते रहें, खुद से कभी झूठ मत बोलिए, वरना ये एग्जाम ऐसी है कि आपको गिरा गिरा के फिर गिराएगी। तो वो आदमी वही खड़ा हो सकता है जो खुद से ईमानदार रहेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। और तीसरा ये है कि अपना मोटिवेशन क्लियर रखें कि एग्ज़ाम क्यों लिख रहे हैं। लाल बत्ती के लिए, बड़े घर के लिए, नौकर चाकर के लिए ना लिखें। आपको जेन्युइनली इस एग्ज़ाम में इंटरेस्ट है, आपको ऐसी सर्विस में इंटरेस्ट है, तो लिखें। और अगर आपका इंटरेस्ट ये भी है कि आपको सोशल प्राइड चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो वो क्लियर रखें अपने माइंड में। उसको ये मिक्स ना करें कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं एग्जाम, बिकॉज वो आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन देगा। आपको पता रहेगा कि आप 2-3 साल, 4 साल कभी कभी लग जाते हैं, जैसे मेरे केस में लग गए। तो उसमें आपको क्लैरिटी होगी अगर, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और हाँ, कुछ एक आध मेंटर्स अपने साथ ज़रूर रखें जो आपको कंटिन्यूसली गाइड कर सकें। अगर आप मुझे भी रीच आउट करना चाहते हैं तो आई थिंक स्टडी आईक्यू टीम विल पुट द लिंक्स डाउन बिलो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, बट अपने ऊपर भरोसा रखें। अगर उतना रखेंगे तो आई थिंक एग्जाम विल रिवॉर्ड यू। Ending this very special session with a very intriguing line, एग्जामिनेशन आपको गिरा गिरा के फिर गिराएगी, और इसमें वही स्टैंड करेगा जो अपने आप से ईमानदार है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप से ईमानदार रहें, और इस एग्जामिनेशन में जो आपका लक्ष्य है उसको क्लियर रखें। Thank you so much, Prateek ji, for joining us, and the entire team wishes you good health, good luck.